मिशन शक्ति को समर्पित इस वीडियो में प्राचीन भारत में शासन तंत्र में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है और केवल प्राचीन काल में ही भारत में नारियों के शासन तंत्र में भागीदारी संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना इस वीडियो का उद्देश्य है। प्राचीन भारत में महिला राजनीतिज्ञों की परंपरा का प्रारंभ नागनिका से मिलता है। सातवाहन काल में शातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों शक्तिश्री और वेदश्री की संरक्षिका के रूप में महारानी नागनिका ने शासन किया और इसी अवधि में उसने नाना घाट अभिलेख उत्कीर्ण करवाया और अश्वमेध यज्ञ का भी संपादन किया। सातवाहन कालीन एक अभिलेख में महासेनापतिनी विरुद्ध का उल्लेख मिलता है और लेख के अनुसार महासेनापति भवगोप की भार्या महासेनापतिनी वसु ने यति बोपकी द्वारा उत्खनित कराए गए लयन को पूरा कराया था और उसके चारों दिशाओं के भिक्षु संघ को वास के निमित्त प्रदान किया था। यहाँ पर महासेनापतिनी शब्द से यह अभिप्राय निकलता है कि सातवाहन काल में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की पत्नियों को उनके विरुद्ध या उपाधि से अभेद किए जाने की परंपरा रही हो। डिमिट्रियस कुल में अगाथाक्लीस के परिवार से संबंधित अगाथाक्लिया ने भी अपने पुत्र स्ट्रैटो प्रथम के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था और सिक्कों को भी जारी किया था। वाकटक काल में राजा की मृत्यु के बाद युवराज के अल्पवयस्क होने की स्थिति में प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन राजमाताएं करती थीं। रुद्रसेन द्वितीय की अग्रमहिषी प्रभावती गुप्ता ने 20 वर्षों तक प्रबल झंझावातों में राज्य की नौका का सफलतापूर्वक संचालन किया था। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं। अल्पवयस्क पुत्र की अभिभाविका के रूप में उसने दृढ़ता से शासन की बागडोर संभाली और अपने इस वैधव्य अवस्था में अपने पिता चंद्रगुप्त का आश्रय लिया। चंद्रगुप्त के कुशल शासन की विशेष व्यवस्थाएं ली। पूना के ताम्रपट्ट राजमाता के शासन के 13वें वर्ष जारी हुए थे। उस समय उसका पुत्र दिवाकर सेन युवराज था। रितपुर ताम्रपट्ट वृद्ध राजमाता की रामगिरी मंदिर की यात्रा के अवसर पर जारी हुआ था। कश्मीर के इतिहास में महिला शासकों के कई उदाहरण मिलते हैं। उत्पल वंश के शासक गोपाल वर्मन के पश्चात उसकी माता सुगंधा के शासिका बनने के उल्लेख मिलते हैं। कश्मीर में 948 ईस्वी के पास लोहार वंश के क्षेमगुप्त की रानी दिद्दा ने अपने लोहार वंश से संबंधियों के साथ मिलकर महिला शासन तंत्र की स्थापना की थी। उसका नाम सिक्कों पर भी अभिलिखित किया गया। क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद दिद्दा ने कश्मीर पर 50 वर्ष तक शासन किया था। कश्मीर और भारतीय इतिहास में दिद्दा की गणना प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। उड़ीसा के इतिहास में कर या भौम वंश के त्रिभुवन महादेवी का नाम भी प्रसिद्ध है। त्रिभुवन महादेवी ने अपने पिता राजमल्ल की सहायता से वंश प्रतिष्ठा की थी। कर वंश के अंतिम दिनों में कई रानियां ही बारी बारी से गद्दी पर बैठीं, जिनमें गौरी महादेवी, उनकी पुत्री दंडी महादेवी, उनके विमाता बकुला महादेवी, लवणकार की रानी धर्म महादेवी के गद्दी धारण करने की सूचनाएं मिलती हैं। ये शासिकाएं परम भट्टारिका और महाराजाधिराज परमेश्वरी जैसी उपाधियां भी धारण करती रहीं। दक्षिण भारत के अभिलेखों में राज परिवार की महिलाओं के राजनीतिक प्रभाव को देखा जा सकता है। मेगास्थनीज लिखता है कि पांड्य देश में स्त्रियां शासन करती थीं। पांड्य नाम हेराक्लीस की पुत्री पंड्या के नाम पर पड़ा था। यह वहीं उत्पन्न हुई थी और उसके पिता ने वहां का राज्य उसे दे दिया था। इसी तरह चालुक्य काल में विक्रमादित्य प्रथम के बड़े भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र अभिलेख जारी किए थे। कहा जाता है कि वह एक उच्च कोटि की कवित्री भी थीं। विजयादित्य की छोटी बहन कुमकुम देवी 705 ईस्वी में कुंकुड़ी नगर के स्कंधावार में उसके साथ थीं। उनके कहने पर राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था और 1077 ईस्वी के लेख से पता चलता है कि उसने जैनों के लिए एक बसदी बसाई थी। विजयादित्य की माता विनयवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की प्रतिमाएं स्थापित कराई थीं। विजयादित्य ने पट्टदकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के स्तंभ पर कीर्तिवर्मन द्वितीय का एक लेख है। उसका एक लेख महाकूट से भी मिला है। महाकूट लेख में
उसकी चहेती गणिका रक्षिता वीणा पोटिगल का उल्लेख है, जिसने हिरण्यगर्भ दान दिया था और देवताओं को अमूल्य वस्तुएं दान में दी थीं। रक्षिता वीणा पोतिगल को विजयादित्य की वल्लभा गणिका कहा गया है, अर्थात गणिकाएं अपने रूप और लावण्य से तो भारत के इतिहास में राज दरबारों को प्रभावित करती ही रही हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियां है और कलचुरी वंश की राजकुमारियां और सगी बहनें थीं और उन दोनों ने अनेक मंदिर बनवाए, मंदिरों के नाम अपने नाम पर रखे और अनेक पुण्य के कार्य किए थे। इनमें लोक महादेवी बड़ी थीं, उनके द्वारा मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। छोटी रानी का नाम त्रैलोक्य महादेवी था। पश्चिमी राज चालुक्यों में राजकुमारियां प्रदेशों की प्रशासिकाएं बनी और छोटे छोटे प्रशासकीय दायित्वों को संभाला था। चालुक्य महारानियों ने प्रांतीय राज्यपाल या अधिकारी के रूप में क्षेत्र विशेष में शासन किया और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दान आदि भी दिए। उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने वाली नारियों की संख्या वस्तुतः चालुक्य वंश में ही इतिहास में अधिक प्राप्त होती है। चालुक्य काल में राजाओं की पत्नियों को ताम्रपत्र प्रचलित करवाते और दान देते हुए हम पाते हैं। अपने पतियों के साथ वे स्कंधावार में भी जाती हैं। इनमें अक्का देवी का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है। यह चालुक्य विक्रमादित्य पंचम की बहन थी। यह महिला युद्धों में भाग लेती थी और सेना का संचालन भी करती थी। एक लेख से पता चलता है कि इससे यह लक्ष्मी का अवतार, अनेक दानों का वितरण करने वाली, बुद्धिमती, सत्य और सच्चरित्रता की देवी थी। अक्का देवी के पश्चात कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के काल में कई रानियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने प्रांत या क्षेत्र का शासन संभाला था। बिल्हड़ ने उसकी दो रानियों का उल्लेख किया है। केतल देवी शासन के दूसरे वर्ष ही मंदिर में दान देने का उल्लेख अभिलेख में पता चलता है। एक गांव की शासिका के रूप में फिर उसका उल्लेख मिलता है। केतल देवी बड़ी ही विदुषी और संगीत में निपुण थी। विक्रमादित्य षष्ठ की एक महारानी लक्ष्मी महादेवी भी द्रोणपुर की शासिका थी। अभिलेखों में इन रानियों के उल्लेख मिलते हैं। लक्ष्मी देवी काव्य में निपुण थी, कंठ और वाद्य संगीत और नृत्य में पटु थी। उसने इतना दान दिया था कि संकल्प के जल से उसके आसपास की भूमि सदा भीगी रहती थी। उसकी एक अन्य रानी चंदन देवी ने शिक्षा के लिए बहुत सा दान दिया था। 1093 ईस्वी में जक्कल देवी, जो संभवतः कदम्ब राजकुमारी थी, भी हमें शासन करते हुए प्राप्त होती हैं। इस प्रकार चालुक्य वंश में अधिकांशतः प्रतिशासिका के रूप में नारियों के योगदान के उदाहरण प्राप्त होते हैं। वरंगल के काकतीय वंश में रुद्रमा देवी का स्थान सबसे उच्च है। रुद्र देवी यानी रुद्रांबा, जिसे उसके पिता राजा गणपति ने ही अपना अधिकारी चुना था। निस्संदेह रुद्रम देवी आंध्र प्रदेश के महानतम शासकों में से एक थी। उसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए समसामयिक यात्री मार्को पोलो ने उसकी प्रशंसा की है। काकतीय रानी रुद्रांबा ने रुद्रदेव महाराज पुरुषवत नाम से काकतीय राज्य पर 40 वर्ष तक शासन किया था और काकतीय राज्य स्थापनाचार्य तथा राय पितामहांक जैसी उपाधियां धारण की थी। वह स्त्री थी, फिर भी अपनी कठिनाइयों को अपने उच्च पद के कर्तव्यों पर हावी नहीं होने दिया था। उसने अपने सुशासन से अपने पुरुष नाम रुद्रदेव के औचित्य को सिद्ध किया। रुद्रदेव नाम उसके पिता ने ही रखा था। उसने राज्य के प्रशासन में सक्रिय भाग लिया, पुरुषों के वस्त्र धारण करके प्रतिदिन दरबार की अध्यक्षता की, विदेशियों से भेंट की, गुप्तचर सेवाओं की रिपोर्टों को सुना, अपने राज्य के मंत्रियों, सेनापतियों और अन्य उच्चाधिकारियों से विचार विनिमय किया और इन सभी को राज्य के सर्वोत्तम हितों की वृद्धि के लिए प्रेरित किया। संकट के समय वो अपनी सेना का नेतृत्व करने से भी नहीं हिचकिचाई। वो केवल वीर और निर्भीक योद्धा ही नहीं थी, बल्कि उसने सेनापति के रूप में महान योग्यता प्रदर्शित की। 13वीं शताब्दी में यादव दक्कन की राजनीति में छा गए थे। यादव साम्राज्य में यद्यपि पिता के बाद प्रायः सबसे बड़े पुत्र को ताज मिलता था, रानियां और राजकुमारियां शायद ही कभी प्रशासन में भाग लेती थीं, परंतु सिंहड़ के अधीन खानदेश के सामंत खोलेश्वर की बहन लक्ष्मी अपने भतीजे के नाबालिग होने के दौरान अपने भाई के प्रदेश पर शासन करती दिखाई देती हैं।
मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका सामान्य रूप से रजिया थी। मध्यकालीन इतिहासकार मिन्हाज ने राजाओं के लिए आवश्यक गुणों से और योग्यताओं से युक्त एक महान शासिका उसे कहा है। रजिया का शासन 3.5 वर्षों तक चला। उसने चतुर कूटनीति और युद्ध नीति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। उसने पर्दा करना छोड़ दिया था। वह पुरुषों की तरह पोशाकें पहनकर जनता के बीच हाथी पर सवार होकर जाने लगी थी। बीजापुर की अली वाजिद जादी शाह की विधवा पत्नी चांद बीबी ने अपनी पति की मृत्यु के बाद अहमदनगर की राजनीति में बड़ी ही विस्मरणीय भूमिका निभाई थी। साहसी चांद बीबी ने अहमदनगर के किले को अपने अधिकार में लेकर पूरी शक्ति लगाकर किले की रक्षा की थी। विजयनगर साम्राज्य में काफी संख्या में स्त्रियां राजकीय पदों पर नियुक्त की गई थीं। महिला अंगरक्षिकाएं राजा के प्रति बहुत निष्ठावान रहती थीं। नूरजहां ने 1613 में बादशाह बेगम की उपाधि धारण की थी। उसके नाम से सिक्के ढाले गए और सभी फरमानों पर राजा के हस्ताक्षर के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा था। 1700 ईस्वी के आसपास मराठा राजा राम की पत्नी ताराबाई राज्य की वास्तविक शासिका बनी थी। ताराबाई ने जगह जगह जाकर मुगलों के विरुद्ध मराठा अभियानों को दिशा निर्देश प्रदान किया था। उसने सेनापतियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के विरुद्ध मराठा अभियानों को दिशा निर्देश प्रदान किया था। सेनापतियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, देश की कृषि उपज और मुगल आधिपत्य के अधीन प्रदेशों पर हमलों की योजना, सभी कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। बुंदेलखंड में नौजवान, फुर्तीली, स्वाभिमानी, अदम्य साहसी रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है। वो विद्रोहियों की नेतृत्व करती रही। जब अंग्रेजों ने झांसी पर डेरा डाला तो अप्रतिम वीरता से उसका सामना किया। कालपी ग्वालियर के गढ़ पर रानी ने बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश घुड़सवारों का सामना किया और अंत में शहीद हुई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के रूप में आज भी उसकी स्मृति सुरक्षित है। जनरल ह्यूरोज ने अपने दुर्जय शत्रु के बारे में कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नागालैंड की झांसी रानी कही जाने वाली भारत की स्वतंत्र सेनानी पद्म भूषण रानी गाइड नीलू को मुक्ति आंदोलन के लिए बहुत लंबी सजा दी गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली राष्ट्रवादी नेता और प्रख्यात कवित्री सरोजनी नायडू को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर कई बार जेल हुई। भारत सरकार ने अरुणा आसफ अली को भारत रत्न और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से अलंकृत कर क्रांति नेत्रियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। स्पष्ट है, प्राचीन भारत में नारियों का राजनीति के क्षेत्र में योगदान यत्किंचित अवश्य रहा हो। सामान्य रूप से प्रशासन और निर्णयन में उनकी भूमिका को स्पष्ट प्रधानता न मिली हो, लेकिन अवसर मिलने पर मिशन शक्ति साबित करती है कि उनकी भागीदारी और क्षमता अतुलनीय थी।